न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े प्रतिबंधों को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन 1 जून से नियमों में काफी ढील दी गई है। हालांकि इस ढिलाई का असर दिखाई देने में अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की वजह से पूरे राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। इस पूरे हफ्ते में लगभग 15,000 केस आए हैं, लेकिन मृत्यु दर में कुछ खास कमी नहीं आई है, जिसकी वजह से अभी भी चिंता बरकरार थी। लेकिन अब मामलों में भी सुधार होने लगे हैं और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। यह सबसे बड़ी राहत की बात है। तो महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। एक वक्त था जब महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में शुमार था, लेकिन स्थिति लगातार नियंत्रण में नज़र आ रही है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो लॉकडाउन रही है। लॉकडाउन के कारण स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि मृतकों के आंकड़े महाराष्ट्र में बढ़ रहे थे, वो चिंता के कारण बने हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इस स्थिति में भी सुधार होता नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा किया है कि उन बच्चों के नाम पर 5 लाख रुपए की सावधि जमा की जाएगी जिन्होंने एक या दोनों माता पिता को कोरोना के कारण खो दिया। उन्हें 1,125 रुपए मासिक दिया जाएगा। योजना के मुताबिक 18 साल की उम्र वाले बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 से हुई हो या माता पिता में से एक की मृत्यु महामारी और अन्य किसी कारण से हुई हो, तो वो सभी बच्चे इस सहायता के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है। कोरोना वैक्सीनेशन के ग्लोबल टेंडर के संदर्भ में सवाल पूछने वाले एक नेटिजन ने मेयर को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मामले में मेयर ने सफाई भी दी कि जब ट्वीट किया गया तब उनका मोबाइल किसी कार्यकर्ता के पास था और उसने ही ये ट्वीट किया है। ट्वीट के बारे में पता चलते ही उसे तत्काल डिलीट कर दिया गया और कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक और इस बात की जानकारी खुद मेयर पेडनेकर ने दी है। महाराष्ट्र में भले ही शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार में है, लेकिन ये अलायंस चुनाव में नहीं दिखेगी, ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र में होने वाले सभी स्थानीय चुनाव और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी, जिसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दी है। महाराष्ट्र में फिलहाल कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है, लेकिन 2024 में कांग्रेस महाराष्ट्र में पहले नंबर की पार्टी बनेगी, ऐसा विश्वास नाना पटोले ने जताया है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार की बात करें तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो इस स्थिति में भी 2024 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की सोच रही है। कांग्रेस आने वाले जो 2024 के विधानसभा चुनाव हैं उसमें वो एकला चलो की राह पर होंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने ब्लैक फंगस को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए तत्काल एक्शन लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ब्लैक फंगस के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से अप टू मार्क की कोशिश दिखाई नहीं दे रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में दिए गए एफिडेविट में साफ तौर पर कहा है कि ब्लैक फंगस पर असरदार दवा एम्फोटेसिलिन बी की मात्रा पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आया था। इस वक्त कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि को रोकने के लिए सरकार के पास
लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय बचा था। इसलिए सरकार ने राज्य में सख्त पाबंदियों की घोषणा की थी। इन पाबंदियों ने कोरोना को कमजोर तो किया, लेकिन प्रतिबंधों का अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है, खासकर जीएसटी कलेक्शन पर। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अप्रैल मई में जीएसटी संग्रह 13,012 करोड़ रुपए का था। इस साल लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी इन 2 महीनों में 35,412 करोड़ का जीएसटी जमा हुआ है। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र ने जीएसटी संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। ठाकरे सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ गांव की तरफ से किए गए प्रयासों की हाल ही में प्रशंसा की और मेरा गांव कोरोना मुक्त पहल की घोषणा की है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने एक बयान में कहा है कि कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता मुख्यमंत्री की तरफ से की गई पहल का हिस्सा है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व मंडल में कोविड-19 से निपटने के लिए अच्छे काम करने वाले 3 गांव और 3 पंचायतों को इनाम दिए जाएंगे। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा महाराष्ट्र में की गई है। विशेष तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की यह पहल है कि मेरा गांव कोरोना मुक्त हो। इसको लेकर ये जो एक कोशिश या कहें पहल की गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से कई ऐसे मॉडल्स जो गांव ने अपनाए हैं, उसकी प्रशंसा भी कुछ दिन पहले की गई थी, क्योंकि गांवों को संक्रमण मुक्त रखना एक बड़ा चैलेंज रहा है। वर्धा में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ओबीसी समुदाय के पक्ष में सरकार ने अदालत में कड़ा रुख रखा नहीं और समुदाय को नुकसान हुआ। इस दौरान बीजेपी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टक्के ओबीसी है और वो ओबीसी को महाराष्ट्र सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार आई और जो ओबीसी को आरक्षण मिलना था, जिसका कोर्ट में 8 बार सुनावनी के लिए वो गई नहीं, यानी कोर्ट में बुलाया था, लेकिन ये नहीं जाने से ये आज का आरक्षण जो मिलने का वो मिला नहीं। मेरा सरकार से दरखास्त है क्या, उन्होंने जो ये आरक्षण ओबीसी का आरक्षण वो हमको नहीं मिल सका, इसका जवाबदार ठाकरे सरकार है। हिंगोली में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और डीएम से कोविड और किसान से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की स्मृति में डाक विभाग ने नीले रंग के लिफाफे का विमोचन किया। उन्होंने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुविधा मुहैया कराने का समर्थन किया है। फ्रंटलाइन वर्कर है, उसमें विशेष रूप से डॉक्टर्स होंगे, नर्सेस होंगी, हमारे पुलिस के कर्मी होंगे, इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप लोग यहाँ बैठे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस सारे पैंडेमिक के दरमियान पूरी रिस्क लेकर रास्तों पर अगर कोई था तो हमारे पत्रकार थे, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते थे हमको तो कोई ना कोई संरक्षण था, पर पत्रकार तो बेचारे दिन भर वहाँ पर हमको नजर आते थे। और ऐसे में कई पत्रकारों को कोरोना का संक्रमण भी हुआ, कई पत्रकारों की मृत्यु भी हुई। अभी केंद्र सरकार ने उसमें कुछ मदद जाहिर भी की है, पर मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और बुल्ढाना के संग्रामपुर के मारोड़ गांव में कोविड सेंटर में 8 साल के बच्चे का शौचालय की सफाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं समूह विकास अधिकारी को 3 महीने के अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया है। साथ ही मामले में सहायक शिक्षकों समेत 3 कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।
आपको बता दें, गांव के स्कूल को कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां पर 11 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच जिलाधिकारी एस राममूर्ति ने इलाके का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। रायगढ़ के करजत रेलवे पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर रेलवे ट्रैक पर घायल महिला की जान बचाई। दरअसल करजत रेलवे पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि पलासधारी की एक महिला खदनाला घाट के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ी है और वो घायल है। जिसके बाद रेलवे पुलिस निरीक्षक अविनाश अधले ने पीएसआई सरकाले के साथ जीआरपी, आरपीएफ और होमगार्ड की टीम को अर्टिगा भेजा और पाइप के सहारे महिला की जान बचाई। अब बता दें, हाल ही में बंगानी में लाइनमैन मयूर शेल्के प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर गिरे मासूम की जान बचाई थी। थाने क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 की टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो थाने में ये कार्रवाई की गई है। टीम 1 ने 5 पाखड़ी इलाके के घर में छापा मारा। पुलिस ने 2 अभिनेत्री, 2 महिला एजेंट और एक पुरुष दलाल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों अभिनेत्री सेक्स रैकेट से लाखों रुपए कमा रही थी। साथ ही दलाल और ग्राहकों के माध्यम से 2 लाख रुपए की मांग को 1,80,000 रुपए में निपटाया जा रहा था। जांच में पता चला है कि कोविड-19 के दौरान फिल्मांकन पर लगी पाबंदियों की वजह से दोनों अभिनेत्रियों ने देह व्यापार का रुख किया था। के अनुसार दोनों अभिनेत्रियों ने तमिल फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई है और कुछ बॉलीवुड फिल्मों में साइड रोल में और धारावाहिकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई है। कोरोना लॉकडाउन के चलते फिलहाल फिल्मांकन भी बंद है। इसी के चलते वेश्यावृत्ति कर रहे थे ताकि लाखों रुपये कमाकर ज़रूरतें, महंगे शौक और आर्थिक तंगी दूर कर सके। अजय कल्याण ने न्यूज़ 1 इंडिया ठाणे के अनुसार एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके बॉडीगार्ड को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सुशांत के बॉडीगार्ड से पूछताछ की गई थी। एनसीबी ने सुशांत के नौकर नीरज और केशव को पूछताछ की थी। बुधवार को सुशांत की मौत के मामले में बांद्रा से हरीश खान नाम के एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी फिलहाल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही है। भविष्य में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। सिद्धार्थ पिठानी को भी हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। भंडारा में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े थोड़े कम होते ही लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। एक गांव में वास्तु पूजन के लिए 100 से ज्यादा लोग जमा हो गए। इस दौरान 104 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। कार्यक्रम में करीब 10 लोग गांव के लोग शामिल हुए थे। बीमार सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोलापुर के जिला परिषद स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को वर्ल्ड बैंक के शिक्षा विभाग के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जून 2024 तक रणजीत सिंह इस पद पर कायम रहेंगे। साथ ही शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक ने विश्व में 12 सदस्यों की टीम बनाई है, जिसमें डिस्ले भी शामिल है। आईटी और क्यूआर कोड के जरिए छात्रों को पढ़ाने की तकनीक की वजह से डिस्ले को जाना जाता है। साथ ही आईटी के प्रभावी इस्तेमाल के लिए उन्होंने खुद की लैब बनाई हुई है। हर साल प्रदेश के कोने कोने से ऐतिहासिक किले रायगढ़ और पचछड़ में बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के कारण रायगढ़ फोर्ट की तलहटी में स्थित पाचाड़ गांव से ग्रामीण और ग्राम पंचायतों ने तालेबंदी कर दी है। गांव में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही थी। लोग अपना व्यवसाय बंद कर दिया, लेकिन 6 जून को शिव राज्याभिषेक दिवस मनाया जा रहा है। युवराज छत्रपति संभाजी राजे ने शिव प्रेमियों से 6 जून को राज्याभिषेक समारोह के लिए फोर्ट रायगढ़ आने की अपील की है। इससे पचछड़ गांव में तालेबंदी विवाद का विषय बन जाएगी। गांव में कोरोना मरीजों की संख्या ना बढ़े, इसलिए ग्रामीणों ने ताले लगाने का फैसला किया है। पाचाड़ ग्रामीणों ने शिव प्रेमियों से सहयोग की अपील की है।
रत्नागिरी जिले में कलेक्टर की ओर से घोषित किए गए लॉकडाउन का सभी नागरिक समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन 9 जून तक चलेगा। रत्नागिरी जिले में सभी बाजार बंद हैं। शहरी बाजारों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में दुकानें बंद हैं और सड़कें सुनसान हैं। कुछ इलाकों में पुलिस बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है। रायगढ़ जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कम होते ही लोग बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। बेवजह घूमने वालों का पुलिस की तरफ से कोविड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। आपको बता दें कि अलीबाग एसटी स्टैंड क्षेत्र में फल विक्रेता और होटल वेंडर सहित 102 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। जलगांव तहसील के सिरसौली में आकाशवाणी के प्रसारण कार्यालय में आग लगने की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग से कार्यालय के उपकरण और अन्य सामग्री नष्ट हो गई है। राहत की बात यह रही कि किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी के पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ जिला सरकारी अस्पताल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में कोरोना को लेकर उपाय योजना पर चर्चा की गई और व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम की जानकारी भी दी। नवी मुंबई में नगर निगम मुख्यालय के बाहर एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड और पुलिस ने सही समय पर योगेश चौहान को बचा लिया। लेकिन जब उससे आत्महत्या का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि बार बार आवेदन के बाद भी आयुक्त ने उसकी और ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। आगे की जाँच NRI पुलिस की तरफ से की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।